कि जो रीजनल लेवल पर जो डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना था, उसके लिए भारत के संविधान के अंदर जो है अनुच्छेद 40 दिया गया था, स्टेट को डायरेक्शन के आप जो है ग्राम पंचायतों का यानी पंचायती राज की व्यवस्था कीजिए। अब ये जो डायरेक्शन दिया गया था उसका पहला प्रयोग जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। और संविधान में जो है संशोधन 73वां संशोधन 1992 में हुआ, यानी कि 92 तक जो है संविधान के द्वारा दिए गए डायरेक्शन पर राज्य जो है रिसर्च करता रहा। और 73वां संविधान संशोधन पार्लियामेंट में किया गया और करने के बाद जो है इसको 24 अप्रैल 1993 से भारत में लागू किया गया। संविधान में संशोधन किया गया और इसको फिर 93 से लागू कर दिया गया। ठीक, क्या संशोधन किया गया जो है इसमें भाग 9, ये जो पंचायती राज है उसको भाग 9 में जो है रखा गया और उसके लिए अनुच्छेद 243 का सृजन किया गया। 243 के साथ जो है 243 ए से लेकर के 243 ओ तक अनुच्छेद जोड़े गए, यानी कि संविधान में संशोधन करके ये व्यवस्था लागू की गई। अब जो है ये जो पंचायतों का गठन किया गया, इन पंचायतों को काम क्या दिया जाए, क्या क्या काम कर सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट या को जो है काम करने के लिए एक संघ वरुण की गुजर ने तो सूची, सुना था ये चीज। संघ को और सूची दी जाती ये है। कहीं ना कहीं ये दलाल है, इस तरह हवालाई कर दिया डालें उस चीज को। तभी वो बोला और मैं डायरेक्ट वो आदमी से मिलवा दूंगा जिनका मकान है। बंद कर दो भाई, बंद कर दो, ये वॉइस को बंद कर दो, वॉइस बंद कर दो बस। ये अन्य लोगों को बंद कर दो, है ना, कोई समस्या आ सकती है किसी घर में भी। तो जो है मैं बता रहा था कि जो है जो उद्देश्य था संविधान का वह 1993 में पूरा हुआ। और जैसे पार्लियामेंट किन किन मुद्दों पे काम करेगी इसको संघ की सूची में एक्सप्लेन किया गया है। एक संघ की एक सूची है, उस पे वो काम करेगी। और फिर राज्य की विधानसभा यानी सरकारें किस किन किन विषयों पे काम करेंगी उसके लिए एक राज्य सूची है। और दोनों मिलके किन किन विषयों पे काम कर सकते हैं वो है समवर्ती सूची, इन दोनों के लिए काम करने के लिए। अब ये जो नया सिस्टम ला रहे हैं 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था, वो किन विषयों पे काम करेगी, हाँ, ये तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ताकि उन विषयों के अतिरिक्त जो है उसको अन्य विषय में काम करने की जरूरत नहीं है। जो उनको सब्जेक्ट्स दिया गया है उस सब्जेक्ट्स पे ही उसको काम करना है। तो उनको 29 विषय दिए गए हैं, 29 विषय दिए गए हैं। और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती होती है जिसे पूरी दुनिया मनाती है। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले साहब की जयंती होती है, उसे भी पूरे विश्व में मनाया जाता है। उसी तरीके से 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल को ही ये लागू हुआ था।
अब ये जो ग्राम पंचायत का जो कॉन्सेप्ट था, पंचायती राज में जो ग्राम पंचायतों का कॉन्सेप्ट था, वह ग्रामीण एरिया के लिए हुआ। गांव हमारे जो है पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत, वहां पर जो है ये पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है। परंतु ये क्षेत्रीय स्तर पर जो डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना है, तो वो शहरों में भी करना है। तो शहरों के लिए, नगरों में भी स्थानीय स्व प्रशासन के लिए 1992 में संविधान का 74वां संविधान संशोधन किया गया। यानी जो 74वां संशोधन किया गया, वह नगरों के अंदर जो है नगरीय स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन के लिए ये व्यवस्था की गई, और इसको 1 जून 1993 से लागू किया गया। इस कानून के तहत शहरी निकायों में 3 तरह की संस्थाएं काम करेंगी। यानी 3 फेज में इसको बनाया गया। ये 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगरीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया कि जो नगर में जो संस्थाएं बनाई जाएगी, उसको लीगलाइजेशन 74वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। और अनुच्छेद 243 पी से लेके अनुच्छेद 243 जेड जी तक इसमें जो है अन्य अनुच्छेद जोड़े गए। तो गांव की जो पंचायतें हैं, उनको काम क्या क्या करना है, ये जो है उनको 11वीं अनुसूची में बताया गया। एक उनके लिए अलग से अनुसूची बनाई गई, उसको 11वीं अनुसूची कहते हैं। ग्रामीण लोगों को ग्राम की जो पंचायत होगी, वह उस विषयों पर काम करेगी। और जो नगर की पंचायत है, उसके लिए 12वीं अनुसूची बनाई गई, उसमें 11 विषय रखे गए। और 11 विषय रखे गए। इन 11 विषयों पर जो है नगर की जो संस्था होगी, वह काम करेगी, जिन पर नगरीय निकाय कानून बना सकती है। तो ये जो है ग्राम में और शहरों में जो है डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के उद्देश्य से ये संविधान का 73वां और 74वां संशोधन किया गया। अब संशोधन में क्या किया गया? अनुच्छेद 243 के अंदर जो है जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसमें उन शब्दों को एक्सप्लेन किया गया है। तो पहला शब्द जो प्रयोग किया गया है अनुच्छेद 243 के अंदर, परिभाषाएं दी गई हैं, डेफिनेशन। जैसे कि हमने आपको बताया था कि आर्टिकल 12 के अंदर राज्य की परिभाषा दी गई है कि कौन राज्य है। क्योंकि अगर आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा नहीं दी जाती, तो फिर जो है आप अकाउंटेबिलिटी किस पे डालते, जिम्मेदारी किसको देते, है ना। इसलिए जिम्मेदारी यानी दायित्व पूरी तरीके से स्पष्ट जिस व्यक्ति को दिया जाना है, उस व्यक्ति का यानी उस पद को एक्सप्लेन करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर किसी भी अधिनियम में जो है जिन जिन शब्दों का, महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया जाता है बार बार, उन शब्दों को जो है शुरू में ही परिभाषित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 243 के अंदर भी पंचायती राज व्यवस्था को लाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, उन शब्दों को एक्सप्लेन किया गया है। अनुच्छेद 243 ए के अंदर जिला शब्द को जो है परिभाषित किया गया है। जिले से किसी राज्य का जिला विपरीत है। यानी कि जिला से क्या अर्थ निकाला जाएगा? जिले से अर्थ निकाला जाएगा कि कोई भी राज्य हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, जम्मू एंड कश्मीर हो, कोई भी राज्य हो, उस राज्य के अंदर जो कोई जिला बनाया गया है,
विधि द्वारा स्थापित जो है जिला बनाया गया है, उस जिले को ही जिला समझा जाएगा। खा के अंदर बताया गया ग्राम सभा। ग्राम सभा, जैसे संविधान को बनाने के लिए संविधान की सभा बनाई गई थी, संविधान सभा, उसी तरीके से गांव के अंदर जो है ग्राम में काम करने के लिए ग्राम सभा, यानी ग्राम सभा से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेत है। वह निकाय जो है ग्राम सभा कहलाएगा। संविधान बनाने वाली संस्था को जैसे संविधान सभा कहा गया, उसी तरह से गांव के अंदर जो एक निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से एक निकाय बनेगा, उस निकाय को जो है ग्राम सभा माना जाएगा। वो है ग्राम सभा। यानी ग्राम को विकसित करने के लिए वहां पर एक संगठन तैयार किया जाएगा, उस संगठन को ग्राम सभा कहेंगे। और उस सभा संगठन बनेगा जो निर्वाचक नामावली है उससे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के द्वारा। अब मध्यवर्ती स्तर यानी मिडिल स्टेज से ग्राम और जिला स्तर के बीच का ऐसा स्तर अभिप्रेत है जिसे किसी राज्य का राज्यपाल इस भाग के प्रयोजन के लिए लोक अधिसूचना द्वारा मध्यवर्ती स्तर के रूप में विनिर्दिष्ट करे। तो एक तो होता है गांव, दूसरा होता है कस्बा, अपने भाषा में, सामान्य भाषा में पहला होता है गांव, दूसरा होता है कस्बा और तीसरा होता है शहर। तो ग्राम एक्सप्लेन है, शहर भी एक्सप्लेन है, तो बीच में कौन रह गया? बीच में ऐसा एरिया जो ग्राम तो नहीं है, ग्राम से विकसित हो गया, डेवलप हो गया, लेकिन वह शहर नहीं बन पाया, वह मिडिल में ही रहा। उसका मध्यवर्ती स्तर है, उसका स्तर, उसका लेवल मिडिल स्टेज में है। तो ऐसे जो है भूभाग को जहां पर लोग रहते हैं उसे मध्यवर्ती स्तर कहा जाएगा, जिसको उस राज्य के राज्यपाल द्वारा अधिसूचना में मध्यवर्ती स्तर घोषित कर दिया गया हो। ये जो है दो तीनों बिंदु की जो है डेफिनेशन थी। अब पंचायत क्या है, क्योंकि पंचायत सबसे आशय भी क्लियर होना चाहिए, पंचायत राज में पंचायत शब्द भी डिफाइन होना चाहिए। जो पंचायत से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 खा के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था अभिप्रेत है। यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 खा के द्वारा जो स्वायत्त शासन के लिए संस्था बनाई जाएगी, उस संस्था को पंचायत कहेंगे। पंचायती राज हो गया फिर तो, यानी एक ऐसी संस्था जो अनुच्छेद 243 खा के अंतर्गत गठित की जाएगी और उस संस्था के द्वारा उस ग्राम में राज किया जाएगा, उससे पंचायती राज कहेंगे। पंचायती राज। फिर उसके बाद आता है राव, यानी पंचायती क्षेत्र, क्षेत्र कहाँ तक होगा, उस संस्था का राज तो हो गया, राज करेगी वो उस, लेकिन किस क्षेत्र तक करेगी, वह पंचायती क्षेत्र से एक्सप्लेन किया गया है। पंचायती क्षेत्र से पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है।
यानी वह क्षेत्र जो उस प्रदेश के अंदर पंचायत क्षेत्र के रूप में सीमांकित किया गया है, वह क्षेत्र जो है पंचायती क्षेत्र कहलाएगा। जनसंख्या, जनसंख्या से ऐसा अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या विपरीत है जिसके लिए सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। जब जनसंख्या की जनगणना होती है तो उस जनगणना के पश्चात उसके आंकड़े प्रकाशित कर दिए जाते हैं। तो जो अंतिम जनगणना हुई है और उसके आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं, उन आंकड़ों को जनसंख्या कहेंगे कि इतनी जनसंख्या है। इस तरीके से ये महत्वपूर्ण शब्दों को इसमें परिभाषित किया गया है। अब हम बात करते हैं कि ये जो पंचायत है, ये जो पंचायती राज की परिकल्पना संविधान निर्माताओं ने करी और वह 1973वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा क्रियान्वित हुई और गांव के अंदर डेमोक्रेसी लाने का उद्देश्य पूरा हुआ, तो यह पंचायत क्या क्या करेगी, किन किन बिंदुओं पे यह काम कर सकेगी। तो गांव के अंदर पहली चीज होती है कृषि। कृषि यानी कृषि विस्तार शामिल है इसमें। ये जो पंचायत होगी वह कृषि से संबंधित जो है मामलों में काम करेगी। वो पंचायती क्षेत्र के अंतर्गत जो पंचायत बनाई गई, वो पंचायती क्षेत्र के अंदर जो गांव आते हैं, उन गांव के अंदर जो कृषि का कार्य करने वाले कृषक हैं, उनके कल्याण के लिए कृषि से संबंधित नियम, परिनियम, कानून इत्यादि को जो है वो लागू करेगी, नियमों का सृजन करेगी, विधियों का सृजन करेगी। तो ये हो गया कृषि से संबंधित। फिर भूमि विकास, जो भूमि का विकास होना है, भूमि का सुधार क्रियान्वयन करना, और फिर चकबंदी, और फिर भूमि संरक्षण। भूमि संरक्षण, भूमि का संरक्षण का काम भी जो है इसी पंचायत को करना है। लघु सिंचाई का काम भी इसी को करना है, सिंचाई का मामला। जल प्रबंधन का भी काम इसी को देखना है कि पानी कहाँ पे जाएगा, कैसे जाएगा। पूरे गांव के अंदर सब जगह पानी पहुंचना चाहिए। ऐसा ना हो एक एरिया में पानी जा रहा है, दूसरे एरिया के लोग की फसल सूख रही। तो जल प्रबंधन का काम भी इन्हीं को देखना है। जल विभाजक, कैसे जल विभाजित किया जाए, इधर का उधर, उधर का उधर। तो जल विभाजक क्षेत्र का विकास भी करना है, ताकि अपर लेवल पर निचले लेवल से कैसे पानी पहुंचाया जाए, नदियों का पानी, नहरों का पानी कैसे पहुंचेगा। तो ये सारा जो है जल विभाजक का भी इन्हें काम देखना है। उसके अलावा जो है पशुपालन, क्योंकि गांव में जो है पशुपालन का काम बड़ा आसानी से होता है। वहां पे खेत होते हैं, जमीन होती है, बहुत सारी जो है वनस्पति उगती है। तो वनस्पतियों का जो है सेवन जो है पशु करते हैं। और इसलिए पशुपालन का भी संभावना गांव, ग्रामीण क्षेत्र में होती है। गांव में पशुपालन का भी काम, डेयरी उद्योग का, और कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन का भी काम, और मत्स्य पालन यानी मछली पालन का भी काम ये ग्राम पंचायत देगी। सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी को भी देखेगी। जो छोटे छोटे वन है उनको भी ये इन विषयों में भी काम करेगी। छोटे छोटे लघु उद्योग के मामले में भी ये काम करेगी। इसमें जो है लघु उद्योग भी शामिल है। अब लघु उद्योग में क्या क्या शामिल होता है? खादी का निर्माण। खादी का निर्माण यानी कि जो सूत बनता है, उस सूत से कपड़ा बनता है, खादी का काम होता है। तो ग्राम उद्योग, ग्राम में जो छोटे छोटे उद्योगों का पापड़ बनाना और पत्तों को तोड़ना, बीड़ी के पत्तों का, ये बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं। डलिया बिनना, छोटे छोटे उद्योग होते हैं। और उन सब उद्योगों को भी जो है ये डेवलप करने का काम करेगी। ग्रामीण
आवासना, पेयजल, पानी की व्यवस्था सभी जगह बराबर रहे, ईंधन और चारा, और सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जल मार्ग और अन्य संचार का साधन भी जो है ये देखेगी। ग्रामीण विद्युतीकरण, गांव में विद्युत की व्यवस्था, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण भी शामिल है। अब पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जैसे जो ऐसे स्रोत हैं जो परंपरा में नहीं शामिल है, उनको भी जो है डेवलप करना। गरीबी उन्मूलन का क्रम भी इन्हीं को देखना है, यानी कि गांव के अंदर जो गरीबी है उसको कैसे दूर किया जाए, ये ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी में आता है। इसके अलावा शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिकी और माध्यमिक विद्यालय भी आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये ग्राम पंचायत, क्योंकि ये यहाँ अगर जमीनी स्तर पर ग्राम पंचायतों पर जो है ध्यान दिया जाए तो देश के अंदर शिक्षा और गरीबी दोनों को दूर किया जा सकता है। जो शिक्षा है, क्योंकि इनके पास प्राथमिक शिक्षा भी है, उसमें भी ये जो है अपना रोल अदा करेंगे जो इनको दिया गया है। माध्यमिक विद्यालय का भी जो है इनमें रोल दिया गया है। तकनीकी प्रशिक्षण का भी इनको रोल दिया गया है। व्यवसायिक शिक्षा भी ये दे सकते हैं। प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा भी दे सकते हैं। अब प्रौढ़ शिक्षा, पुस्तकालय का निर्माण, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार और मेले का, स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय, परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, समाज कल्याण, और जो विकलांग होते हैं उनका, दिव्यांग जिन्हें कहते हैं, मानसिक रूप से मंद बुद्धि का कल्याण, दुर्बल वर्ग। अब ये दुर्बल वर्ग कौन है? दुर्बल मतलब जो कमजोर है, कमजोर मतलब जो शारीरिक रूप से कमजोर है, जो मानसिक रूप से कमजोर है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है दृष्टि से जो कमजोर वर्ग है, उनके लिए जो है खासतौर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए भी ये पंचायत काम करेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी जो है ये इस्टेब्लिश करेगी। सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण करेगी। इस तरीके से ये इनके कार्य क्षेत्र है। इन इन बिंदुओं पर ये काम करती है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जिस वर्ग का राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं होता है, वह वर्ग अंततः गुलाम हो जाता है दूसरे वर्ग का। राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत जरूरी है। इसलिए देश के सभी नागरिकों को, सभी वर्गों को पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभाओं के अंदर अ, जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया गया, ताकि इस वर्ग के लोग जो है वहां पर जा अपना प्रतिनिधित्व रख सके, अपनी बात रख सके। उसी तरीके से एंग्लो इंडियन जो कि अल्पसंख्यक थे उस समय, उनके लिए भी व्यवस्था की गई कि नहीं, इनके इतने सांसद मनोनीत किए जाएंगे, तो उनके भी प्रतिनिधित्व की बात की गई। और बाद में फिर जो है ओबीसी के और जो है महिलाओं के आरक्षण की भी जो है चर्चा होती रहती है, ताकि इनका भी प्रतिनिधित्व वहां पर रहे, ताकि इनके संबंध में इनको आवाज उठाने का मौका मिले, बीच में कोई दूसरा ना हो। क्योंकि अगर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का मामला कोई दूसरा उठाएगा, तो पता नहीं उठाएगा भी या नहीं उठाएगा। जिसके पेट में दर्द हो रहा वही डॉक्टर के पास जाए इलाज कराने। कोई दूसरा बता करके नुस्खा डॉक्टर का दवाइयां लेके ना आए। अगर दूसरा आदमी बताएगा कि भाई हमारे घर में एक बच्चा है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब बहुत रो रहा है,
उसका इलाज कर दीजिए। फिर डॉक्टर वो दवा देगा, वो दवा फायदा करेगी नहीं करेगी। इसलिए डायरेक्ट पेशेंट को दिखाया जाए, डॉक्टर देखे, यानी कि प्रतिनिधित्व का मामला है। इट इज ए मैटर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन का, रिप्रेजेंटेटिव। तो जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभाओं के अंदर, वो सब इसलिए हैं क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या है। अगर अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या, मान लो कि कोई ऐसी बीमारी उत्पन्न हो जाए जिससे सब के सब कभी ना हो, मर जाए, पूरी जनसंख्या ही खत्म हो जाए, तो फिर इनको रिप्रेजेंटेशन का, जो कुछ बचेंगे उनको रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं मिलेगा। वो जो सीटें हैं रिजर्व हैं, वो इसलिए रिजर्व हैं कि जो आम आदमी है, रिक्शे वाला और मजदूर है और दूसरे लोग हैं, वो हैं, उनकी जनसंख्या है। उस जनसंख्या के अनुपात में जो है, वहां पर वो वहां बैठे हुए हैं। दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी। बट उन्हें लगता है, ऐसा मेरा मानना है, कि उन्हें लगता है कि दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टी। वो उस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है और उनको उसी पार्टी की बात माननी है और वही करना है जो पार्टी बताती। दिस इज द मैटर ऑफ द माइंडसेट। तो ये माइंडसेट का मामला है। उनके मस्तिष्क के अंदर है कि दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टी। तो पार्टी के बंधुआ मजदूर हो गए। पार्टी के बंधुआ मजदूर हो गए तो पार्टी व्हिप जारी करती है, ऐसा करना है। तो दे आर नॉट ओनली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टी, दे आर रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस सोसाइटी। तो उन्हें सोसाइटी के विषय में सोचने की जरूरत है। बट इट इज ए मैटर ऑफ द माइंडसेट। उनके दिमाग में है कि हम पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और पार्टी ने हमें टिकट दिया, जो पार्टी कहेगी वही हम करेंगे। उनने कहा महिला आरक्षण का बिल का समर्थन करना है तो हम कर देंगे, उनने कहा विरोध करना है हम कर देंगे। So they are not, I think that they are not only the representative of the party, they are really a representative of this society. यही रिप्रेजेंटेशन की बात बाबा साहब ने कही कि जिस समाज के लोग राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी नहीं लेते हैं, उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता है, उस समाज के लोग अंततः गुलाम हो जाते हैं। चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे वो महिला हो या कोई अन्य वर्ग हो, सभी का रिप्रेजेंटेशन जो है डेमोक्रेसी के अंदर होना चाहिए। अल्पसंख्यकों का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर वो जीत के नहीं जा रहे तो उनका मनोनयन होना चाहिए। अगर मुस्लिम सांसद जीत के नहीं जा पा रहा है तो उसकी जनसंख्या के अनुसार जो है वहां पर कुछ सीटें मनोनीत करनी चाहिए, संविधान में संशोधन कर। लेकिन रिप्रेजेंटेशन इज नेसेसरी। तो यहाँ पर आ जाइए पंचायत में। पंचायत में क्या है कि पंचायत में भी बहुत सारे विषय हैं। इन विषयों पर जो है अगर आपको काम करने का मौका मिले सर 5 मिनट शेष रह गए सेशन तो खत्म होने। बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है। तो पंचायतों पर जो है भी बाबा साहब का फार्मूला लागू होता है। और पंचायतों में भी जो है क्षेत्रीय स्तर की पंचायतें होती हैं, उसमें राजनीतिक हिस्सेदारी लोगों को लेनी चाहिए, यूनिटी के साथ आना चाहिए और अपना जनप्रतिनिधि जो है उसमें ला करके और जो है जो इन विषयों पर काम करना चाहिए ताकि उन गांवों का विकास हो सके। बाकी स्टेट भी विकास करता है और केंद्र भी विकास करता है। पंचायतें अपनी योजनाओं पर काम करेंगी और राज्य जो योजनाएं लाएगा वो भी जो है उसके द्वारा भी विकास होगा और जो केंद्र के द्वारा पैसा आएगा उसके द्वारा भी विकास होगा। इस तरीके से हमारे देश का जो गांव है वो विकसित होगा, वहां से निर्धनता दूर होगी, सब तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे।
तो यहाँ पर ये बात खत्म होती है। बाकी शहर के संबंध में हम लोग नेक्स्ट उस पर चर्चा करेंगे कि नगर के अंदर किस कौन कौन से विषय हैं और वो क्या है। तो पंचायती राज पर जो है बाकी विस्तार से हम लोग नेक्स्ट वीक में चर्चा करेंगे। यहीं पे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद सर। समय अभी सेशन चल रहा है कि 40 मिनट के बाद बंद हो जाता है। थोड़ा ही हाँ हाँ, समय कोई बच्चा बात है। नहीं। हम अपने अध्यक्ष महोदय को उनसे अध्यक्ष उद्बोधन ले लेते हैं। माननीय इंजीनियर रमेश चंद्र बंगोत्रा साहब जम्मू कश्मीर से, कृपया आइए और अपना अध्यक्ष उद्बोधन रखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो मैं कोई ज्यादा बात नहीं करूंगा, टाइम बड़ा कम है। तो जो आज की जो चर्चा हुई है, जो संविधान के मुताबिक पंचायती राज की, तो हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर आरसी दीवान जी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से बताया है कि क्या ये जो आर्टिकल है इसमें क्या क्या प्रोविजन रखे गए हैं। तो बेसिकली जो पंचायती राज का जो आर्टिकल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। अगर जहां से अगर जो भी विकास हो जाए, तो जैसे उन्होंने बताया कि गरीबी दूर हो सकती है, जहां पर लघु उद्योग लगते हैं, दूसरी चीजें सब कुछ जहां से हो, लेकिन सही तरीके से अगर जो हमारा प्लान बनता है, जो हमारा बजट में हमारा जो प्लान बनता है, तो वो गांव में जो प्लान SC ST और ट्राइबल लोगों को लिए आता है, वो सही। क्योंकि हमने खुद देखा है, क्योंकि मैं वहां पे रहा हूँ बीच में, तो वहां पर सही तरीके से वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होता है। और वो पैसा जो SC ST के लिए आता है, उनके काम काज के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनको डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए, वो पैसा बाद में डाइवर्ट हो जाता है। और जो अगर 100% हमारा पैसा आता है पंचायतों में, तो उसमें हमारा जो पैसा है 10 या 15% पैसा भी यूटिलाइज नहीं होता है। और बाकी वो पैसा दे दिया जाता है हॉस्पिटलों के लिए, जहाँ सड़कों के लिए जो पैसा आया SC ST के लिए, वो दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर है। तो ये जो पंचायती राज है अगर ठीक हो जाए, तो इसमें हमारे जो गांव के लोग हैं, 80% लोग जो हमारे जहाँ के गांव में रहते हैं, तो वो उनका जो विकास हो जाएगा। लेकिन सही तरीके में वहां पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो बहुत ही अच्छी चर्चा हुई। इसमें जितनी ज्यादा चर्चा की जाए, जो पंचायती राज है, मैंने बोला कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो इस पर जो दीवान साहब ने हमें बताया है, तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और हम RBM की तरफ से उनका आभार प्रकट करते हैं कि वो हमें जो हर सोमवार को हमें इस पर जो हमारा ज्ञानवर्धन करते हैं, तो अच्छे तरीके से। तो ये ऐसी बातें हमें बताते हैं जो हमें हम लोगों को पता भी नहीं है। बहुत से लोग इस पर उनको अवेयरनेस नहीं है, लेकिन हमें इस पर सीखना चाहिए अच्छी तरीके से। और इसको सुनने के बाद इस पर अमल भी करना चाहिए। और उसमें जो संविधान है उसको भी जरूर पढ़ना चाहिए, खाली सुनकर। और आज का 1 घंटे का चैप्टर सुना, तो उसके बाद अपने आंखें बंद कर ली और कान भी बंद कर ली, उसका कोई फायदा नहीं होगा। जो हमें जो एजुकेट कर रहे हैं दीवान जी, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, हम लोगों को सीखना चाहिए। तो हम उनका एक बार फिर धन्यवाद करते हैं कि वो हमें हर सोमवार को हमारा जो मार्गदर्शन करते हैं, विधि के लॉ का हमें ज्ञान देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद असिस्टेंट प्रोफेसर जी। हम RBM की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं, और आज जितने भी साथी जुड़े हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सुना है। और बीच में टेक्निकल स्नैग आ गया है, उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को जय भीम और नमो बुद्धाय करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत आभार सर। हमारे